हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के बारे में बताना चाह रही हूँ कि रियल में पब्लिक सेक्टर होता क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या है। तो सार्वजनिक उपक्रम लोक उपक्रम के तात्पर्य से ही हमारा होता है पब्लिक सेक्टर, जिसको हम सार्वजनिक उपक्रम के नाम से जानते हैं। का तात्पर्य ऐसे उपक्रमों से है जिनका स्वामित्व, प्रबंध और नियंत्रण जो है वो सरकार के हाथों में हो, और जो सरकार के स्वामित्व, प्रबंध व नियंत्रण की परिधि में कार्य करते हो, तो ऐसे उपक्रमों को हम सार्वजनिक उपक्रम कहते हैं, जो सरकार के स्वामित्व, प्रबंध, नियंत्रण में संचालित किए जाते हो। तो लोक उपक्रम को लोक उद्योग भी कहा जा सकता है, इनको सार्वजनिक उपक्रम भी कहा जा सकता है, राजकीय उपक्रम, सरकारी उद्योग, सार्वजनिक उद्योग, अनेक नामों से पुकारा जाता है। पब्लिक सेक्टर को या लोक उपक्रमों को हम अनेक नामों से पुकार सकते हैं। इनको हम लोक उद्योग कह सकते हैं, सार्वजनिक उपक्रम कह सकते हैं। तो ये सारे नाम दिए हुए हैं, अनेक नामों से जाने जाते हैं। अब अलग अलग विद्वानों ने इन रूप को अलग अलग रूपों में परिभाषित किया है, अलग अलग जो है वो अलग अलग इसकी डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले एच हैंसन के अनुसार, कि हैंसन क्या कहना चाह रहे हैं। हैंसन कह रहे हैं कि लोक उपक्रम से अभिप्राय सरकार के स्वामित्व और संचालन के अंतर्गत आने वाले, चाहे वो औद्योगिक हो, कृषि हो, वित्तीय हो, वाणिज्यिक हो, वो संस्थानों से हैं। तो ऐसी औद्योगिक, कृषि, वित्तीय और वाणिज्यिक संस्थानें जो सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत संचालित की जाती हो, उन्हें हम सार्वजनिक उपक्रम के नाम से जानते हैं। एस खेरा के अनुसार कि लोक उपक्रम का तात्पर्य उन औद्योगिक, वाणिज्यिक और आर्थिक क्रियाओं से है जिनको हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र व राज्य सरकार में संयुक्त रूप से चलाते हैं। कि ऐसी औद्योगिक और वाणिज्यिक क्रियाएं जो चाहे केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जाती हो, राज्य या दोनों के द्वारा सम्मिलित रूप से की जाती हो, वो लोक उपक्रम कहलाते हैं। टी.आर. शर्मा के अनुसार लोक उपक्रम एक ऐसी संस्था है जिस पर या तो राज्य का स्वामित्व होता है, या जिसकी प्रबंध व्यवस्था राजकीय तंत्र द्वारा संचालित की जाती है, या दोनों ही राज्य के अधीन होते हैं, उन्हें हम सार्वजनिक उपक्रम के नाम से जानते हैं। तो लोक उपक्रम जो राज्य, जिस पर राज्य का स्वामित्व हो, प्रबंध हो, या राजकीय तंत्र द्वारा शासित और संचालित किया जाता हो, तो वो लोक उपक्रम कहलाया जाएगा। लोक उपक्रम से अभिप्राय सरकारी स्वामित्व में स्थापित व नियंत्रित ऐसी स्वायत्तशासी और अर्ध स्वायत्तशासी निगम व कंपनियों से। अब ये कुछ अलग कैटेगरी की है। ये कह रही है कि स्वामित्व में स्थापित और नियंत्रित, स्वायत्तशासी भी हो सकती है, ऑटोनोमस भी हो सकती है, सेमी ऑटोनोमस हो सकती है, निगम या कंपनी के रूप में भी हो सकती है, जो औद्योगिक और वाणिज्यिक कार्य में संलग्न हो। तो अलग अलग साइंटिस्ट इसको अनेक प्रकार की डेफिनेशंस दी हुई है। एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार, बिजली के अनुसार, चक्रवर्ती के अनुसार, डिफरेंट टाइप्स की ये जो डेफिनेशन है, उन सब डेफिनेशन का एक ही सार है कि सार्वजनिक उपक्रम वो उपक्रम होगा जो जिन पर स्वामित्व और प्रबंध सरकार का होता हो, जो सरकार की पूर्ण नियंत्रण परिधि में हो, जिसमें सरकार का इन्वेस्टमेंट लगा हो, वो सार्वजनिक उपक्रम कहलाया जाता है। अब आता है लोक उपक्रम की विशेषताएं कि रियल में सार्वजनिक उपक्रम की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि स्वामित्व। तो सार्वजनिक उपक्रमों पर स्वामित्व सरकार का होता है, वो केंद्र हो सकती है, राज्य हो सकती है, दोनों संयुक्त रूप से हो सकते हैं। यदि कोई उपक्रम सरकार या निजी उद्योगपति द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाता है, तो उसमें सरकार पूंजी का कर सकती है और निजी क्षेत्र उसमें प्रबंध में योगदान दे सकता है, पर कहीं ना कहीं स्वामित्व में सरकार का नाम जरूर आएगा, सरकार की उस पर ऑनरशिप जरूर होगी, वही सार्वजनिक उपक्रम कहलाया जा सकता है। अब आता है इसका प्रबंध, कि सार्वजनिक उपक्रम का जो प्रबंध होता है उसमें भी सरकार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सरकार उसके स्वामित्व का अनुचरण करती है, सरकार उसका प्रबंध करती है, सरकार उसके दिन प्रतिदिन के कार्यों में जो है वो दिन प्रतिदिन के कार्यों को सुपरवाइज करती है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में भी गवर्नमेंट का पावरफुल रोल होता है। उसके बाद आर्थिक क्रिया, कि सार्वजनिक उपक्रम जो है वो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड हो सकते हैं, इनमें भी वो उद्योग हो, व्यापार हो, कृषि हो, अन्य आर्थिक क्रिया हो, पर सार्वजनिक उपक्रम किसी न किसी आर्थिक गतिविधि में जरूर संलग्न रहता है। उसके बाद है निजी उपक्रमों के विकल्प, कि लोक उपक्रमों की स्थापना से लोक उपक्रमों की स्थापना निजी उपक्रमों के विकल्प के रूप में की गई है, कि जहाँ प्राइवेट सेक्टर का ऑप्शन नहीं हो वहाँ लोक उपक्रम किया जाता है, कि एटलीस्ट हम उस अल्टरनेट को यूज़ नहीं करें, हम लोक उपक्रमों को ही काम में लें। तो ये निजी उपक्रमों का विकल्प है कि अगर वो नहीं है आपके पास ऑप्शन में, तो आप
सार्वजनिक उपक्रमों से काम चला सकते हो। तो लोक उपक्रम आज के युग में निजी उपक्रम के पूरक के रूप में माना जाता है। ये एक उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है, दोनों मिलकर के अर्थव्यवस्था में कार्य करते हैं। उसके बाद है सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन का माध्यम, कि लोक उपक्रम सरकार जो पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है, जितनी भी सरकार नीतियाँ बनाती है, कार्यक्रम बनाती है, तो उनका महत्वपूर्ण माध्यम है। ये समाज में आर्थिक जीवन को नियमित और नियंत्रित करने का काम करते हैं। तो सरकार इनके माध्यम से अपनी नीतियों को लागू करती है। अगर सार्वजनिक उपक्रम है तो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी फॉर्मुलेट करी है वो उपक्रम उन पॉलिसी के अनुसार काम करेंगे, तो पॉलिसी की सक्सेस जो है वो निर्भर रहेगी। उसके बाद है व्यापक क्षेत्र। लोक उपक्रमों का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। वो उनकी व्यावसायिक प्रकृति हो चाहे गैर व्यावसायिक प्रकृति हो, उनका सरकारी स्वामित्व व प्रबंध होने पर ही लोक उपक्रम माना जाएगा। अब चाहे वो किसी बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो या नॉन बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, पर अगर स्वामित्व सरकार का है तो वो सरकारी उपक्रम माना जाएगा। उसके बाद है स्वरूप। लोक उपक्रम विभागीय आधार पर भी हो सकता है, कंपनी के रूप में भी हो सकते हैं, निगम के रूप में भी हो सकते हैं, कुछ मंडलों के रूप में, न्यास परिचालन, मतलब अनेक प्रकार के होते हैं। इसका स्वरूप अलग अलग प्रकार का होता है। विभागीय, कंपनी, निगम, मंडल, न्यास परिसंचालन आदि के रूप में ये निगम स्थापित हो सकते हैं। अब आता है इनका उद्देश्य। ऑलमोस्ट सार्वजनिक उपक्रम का जो पहला होता है वो ये पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं। ये जनता के हितों की रक्षा करते हैं। अब इसमें आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, तीव्र आर्थिक विकास के भी कार्य करते हैं। तो सबसे पहला है कि पब्लिक का वेलफेयर हो, दूसरा इकोनॉमिक इक्वलिटी हो, सामाजिक समाज में सब लोगों को न्याय मिले, अमीर गरीब किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो, और रैपिड रेट से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो किसी कंट्री का, ये उनके मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब आता है इन पर नियंत्रण। तो इन पर जनता के प्रतिनिधि, संसद, मंत्री, अंकेक्षक किसी के रूप में भी इनका नियंत्रण कार्य हो सकता है, और ये हमेशा जनता के प्रति उत्तरदायित्व रहता है। तो ऑलमोस्ट जो इन पर कंट्रोल होगा वो हमारी गवर्नमेंट का ही होगा। एकाधिकार, सामान्य रूप से एकाधिकार की स्थिति में चलाए जाते हैं। सार्वजनिक जितने भी उपक्रम है वो एकाधिकार की स्थिति में चलाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रेलवे को ले लीजिए, तो गवर्नमेंट की मोनोपोली है, तो सरकार की ओर से इन्हें कुछ विशेष सुविधाएं प्राप्त की जाती है ताकि ये प्रतिस्पर्धा का भी सामना कर सके, कम्पिटिटिव को फेस करते ही। तो ये सार्वजनिक उपक्रम की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब आते हैं सार्वजनिक उपक्रम के उद्देश्य, कि रियल में किन ऑब्जेक्टिव को लेकर के ये एस्टेब्लिश किए जाते हैं। तो इन उद्योगों को स्थापित करने का सबसे पहला लोक क्षेत्र का जो प्रमुख उद्देश्य है, ऐसे उद्योगों की स्थापना करना निजी क्षेत्र की दिलचस्पी नहीं होती है। जहां प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्ट ही नहीं लेता हो, उस फील्ड में पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री को सेटअप किया जाता है, लेकिन जिनकी स्थापना आर्थिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, और किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को, इकोनॉमिक जो आर्थिक विकास की दर है उसको बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। लोक उपक्रमों द्वारा समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है, कि जिस देश में लोक उपक्रम बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था के सभी उद्देश्यों को, समानता को, सोशल जस्टिस को, सोशल इक्वलिटी को, उन टारगेट को या उनको हम अचीव कर पाते हैं। लोक उपक्रम की स्थापना के संबंध में स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था, ये श्रीमती इंदिरा गांधी का एक स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि हम 3 महत्वपूर्ण कारणों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र का समर्थन करते हैं, कि कुछ 3 इम्पोर्टेंट ऐसे वो हैं रीज़न जिनके बिहाफ पर जो है सार्वजनिक उपक्रमों का समर्थन किया जाता है। सबसे पहले अर्थव्यवस्था की ऊंचाइयों पर नियंत्रण प्राप्त करना, कि किसी भी इकोनॉमिक को बहुत हाई लेवल पर ले जा करके वहाँ उस पर कंट्रोल करना, वो टारगेट होता है पब्लिक सेक्टर्स का। उसके बाद सामाजिक लाभ या बुनियादी महत्व के लिए किए जाते हैं, कि उनकी कुछ बेसिक इम्पोर्टेंस होती है, वो सोशल बेनिफिट के लिए किए जाते हैं, वेलफेयर के लिए किए जाते हैं। और फिर विकास के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, कि किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट के प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लॉन्च हो तो पब्लिक सेक्टर ही ऐसे प्रोग्राम लॉन्च करता है, प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री के थ्रू ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च नहीं किए जाते हैं। तथा व्यापारिक अतिरेक पैदा करना और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर करके कुछ सरप्लस प्रोड्यूस करना, यह भी पब्लिक सेक्टर की यूनिट का टारगेट होता है, जिससे आर्थिक विकास और ज़्यादा बढ़ सके। तो ये श्रीमती इंदिरा गांधी का स्टेटमेंट था, जिसकी वजह से देश में
पब्लिक सेक्टर होता है। तो रियल में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है? तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, कि कंट्री का तीव्र गति से आर्थिक विकास हो, चहुमुखी विकास हो, वो कंट्री में उद्योग धंधे व्यापार, प्राइमरी सेक्टर आपका जो है, टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, तीनों सेक्टर की ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हाई हो और हम हमारे टारगेट को अचीव कर सके। उसके बाद आधारभूत व अधिक विनियोग वाले उद्योगों की स्थापना करना। बहुत सी इंडस्ट्री ऐसी होती है जहाँ बहुत हाई लेवल के इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और प्राइवेट सेक्टर उनमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता और बेसिक इंडस्ट्री का भी सेटअप नहीं हो पाता, तो इनका ऑब्जेक्टिव ये भी होता है। उसके बाद है अधिक जोखिमपूर्ण व सुरक्षा संबंधी उद्योगों की स्थापना करना, कि जहाँ बहुत ज़्यादा रिस्की होती हो, बहुत ऐसी इंडस्ट्री जहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क होती है और उनको प्राइवेट सेक्टर इस्टेब्लिश नहीं करता, तो ऐसी रिस्की इंडस्ट्री को सेटअप करना। और सुरक्षा संबंधी उद्योगों की स्थापना करना, डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना, कि डिफेंस पावरफुल होगा तो ये काम हो पाएगा किसी भी कंट्री का। तो डिफेंस में प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्ट नहीं लेता, तो सुरक्षा संबंधी उद्योगों की स्थापना करना भी इस क्षेत्र का उद्देश्य है। उसके बाद आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण को रोकना, कि इकोनॉमिक पावर का कंसंट्रेशन अगर प्राइवेट सेक्टर हुआ तो वो प्रॉफिट अर्न कर करके, प्रॉफिट से प्रॉफिट, पैसे से पैसे, मैग्नेटिक पावर होता है, तो वो और ज़्यादा धनवान होते जाएंगे और आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण हो जाएगा। यही पैसा अगर सार्वजनिक क्षेत्र में जाता है तो सरकार उसको वेलफेयर के लिए खर्च करेगी। उसके बाद समाजवादी समाज की स्थापना देश में तभी हो सकती है जब मैक्सिमम इंडस्ट्री, मैक्सिमम सेक्टर्स, मैक्सिमम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू हैंडल की जाए, या सरकार सारी सुविधाएं देश में उपलब्ध कराए, तभी जाकर के समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। गवर्नमेंट के अगर हमारे पब्लिक रेवेन्यू को इंक्रीज़ करना है, सार्वजनिक राजस्व में वृद्धि करनी है, तो सरकारी क्षेत्र की स्थापना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में जितना भी इन उद्योगों में जो लाभ होगा वो लाभ सीधा सरकार को हस्तांतरित हो जाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई भी बंटवारा नहीं होगा, तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू इंक्रीज़ हो सकती है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए भी एक हेल्दी कंपटीशंस होता है, क्योंकि यहाँ कोई किसका कंपटीटर नहीं है, सब देश के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा देश में मिलने को मिलती है। और बीमार व असक्षम इकाइयों को अधिकार देकर संचालित करना, कि ऐसी जो सिक यूनिट्स है जहाँ कोई प्रॉफिट के चांसेस नहीं है, लॉस में चल रही है, तो उनको भी सही तरीके से लॉन्च करना भी इसका एक है। उसके बाद रोज़गार उपलब्ध कराना, कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है, तो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री का मेन ऑब्जेक्टिव या मेन टारगेट यह होता है कि वो इस अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को रिड्यूस करे और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करे। तो जितनी ज़्यादा पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री होगी उतना ही ज़्यादा लोगों को काम करेगा, क्योंकि निजी क्षेत्र में तो एक्सप्लोटेशन होता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में वर्क का डिवीज़न होता है, तो पर्टिकुलर काम के लिए अलग अलग लोगों को अपॉइंट किया जाता है, इसलिए रोज़गार के अवसर प्रदान करना इसका उद्देश्य माना गया है। उसके बाद है व्यक्तिगत नियंत्रण के स्थान पर सरकारी नियंत्रण लगाना, कि प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री में एक व्यक्ति विशेष का कंट्रोल होता है जो उसका ओनर होता है, जैसे कि अभी अंबानी जो है, मुकेश अंबानी, उसका रिलायंस इंडस्ट्री पर अपना कंट्रोल है, सारा कंसंट्रेशन उसी का, उस पावर उसी के पास है। तो ये है व्यक्तिगत नियंत्रण के स्थान पर सरकार का अगर स्वामित्व रहे तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि होती है सार्वजनिक क्षेत्र में, क्योंकि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू इंक्रीज होने के बाद गवर्नमेंट वापस किसी नई इंडस्ट्री का सेटअप करती है, नई कंपनी का सेटअप करती है, तो कैपिटल फॉर्मेशन की रेट हाई हो जाती है। तकनीकी व शोध पर भी सरकार पैसा लगाती है, कुछ न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ ऐड करती है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करती है, ऐसा कहा जाता है या नहीं है ये बात सही नहीं है, बट ये ऑब्जेक्टिव है कि वो कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ अलग अलग प्रकार से प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी। उसके बाद नियोजित आर्थिक विकास के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करना, तो जब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होंगे तो योजनाओं का पालन होगा, प्राइवेट सेक्टर योजनाओं का पालन नहीं करता, सरकार जो भी योजनाएं बनाई जाती है वो योजना के रूप में ही रह जाती है। निजी उपक्रम के अधूरे कार्य को पूरा करना, कि जो भी पब्लिक सेक्टर की जो भी यूनिट है वो जो भी इनकम्प्लीट वर्क छोड़ देती है, तो फिर प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको पूरा करने की होती है। पब्लिक वेलफेयर इंक्रीज करना, जनता का कल्याण करना, जनता को सस्ती और अच्छी सुविधाएं प्रदान करना भी जो है वो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री का है। उसके बाद आदर्श सेवा नियोजक की भूमिका निभाना। अब आता है इसके महत्व या इसके पक्ष में तर्क, कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक देश स्वतंत्र हो गए थे और इन देशों में आर्थिक विकास जो है वो एक नियोजित आर्थिक विकास की नीति को अपनाया गया। तीव्र आर्थिक विकास के लिए इन सभी देशों ने एक नियोजित जो है वो
अर्थव्यवस्था को अपना करके आर्थिक विकास को किया। भारत भी उन देशों में से एक था। भारत ने भी आर्थिक विकास के लिए एक समाजवादी समाज की कल्पना करी, जहां सारी सुविधाएं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को भी स्वीकार किया गया। और नियोजन की सफलता के लिए तो सार्वजनिक क्षेत्र का विकास करना और ज़्यादा आवश्यक हो गया था, क्योंकि प्लानिंग तभी फुलफिल होगी। प्लानिंग के जो टारगेट हम कहें कि लिटरेसी रेट बढ़ेगी, तो सरकारी स्कूल होंगे तो लिटरेसी रेट बढ़ेगी। हम साथ चाहते हैं कि बेटर हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल हो, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होंगे तब आपको बहुत मिनिमम रेट पे अच्छी फैसिलिटी मिल पाएगी। तो जो भी हमारी प्लानिंग का टारगेट होता है उसको अचीव करने में प्राइवेट पब्लिक सेक्टर जो होता है वो बहुत पावरफुल रोल प्ले करता है। प्रोफेसर हैंसन ने लिखा है कि सार्वजनिक उद्योग नियोजन के बिना सफल नहीं हो सकते। सार्वजनिक जो भी पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री है वो प्लानिंग के बिना सफल नहीं हो सकती, लेकिन नियोजन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के बिना सफल नहीं हो सकता। कि सार्वजनिक जो उद्योग है वो नियोजन के बिना सफल हो सकती है कि आप बिना प्लानिंग के पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री को ओपन करो, इट मे बी पॉसिबल कि वो सक्सेस हो, लेकिन प्लानिंग जो है वो आपकी इस पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री के बिना सक्सेस नहीं हो पाएगी। आज विश्व में अनेक अर्थव्यवस्थाएं ऐसी संचालित की गई है जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के महत्व को, जितनी भी इकोनॉमी का सब एक्सेप्ट कर रही है। स्वतंत्रता से पूर्व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना के महत्व को भारत ने स्वीकार कर लिया था। 1931 में कराची में जो अधिवेशन हुआ था उसमें नियोजन में सरकारी महत्व एवं स्थान जो है एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ, वहाँ पर यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि नियोजन में रियल में सरकारी उद्योगों का क्या महत्व और क्या स्थान है। उसके बाद 1948 में जो फर्स्ट हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी, उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी सार्वजनिक उद्योगों के महत्व को स्वीकारा गया। 1950 में हमारा भारत में संविधान बन गया था 1950 में, और संविधान के अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया था, समाज में भौतिक साधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार बटा होना चाहिए कि अधिक सामान्य हित हो सके। तो 38 जो सेक्शन हमारी बोल रही है वो कह रही है कि समाज में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी ऑनरशिप और उनका कंट्रोल ऐसे हाथों में होना चाहिए जहाँ अधिक पब्लिक वेलफेयर हो सके, अधिक लोगों का कल्याण हो सके। तो ये भी सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना को अवश्य मान रहा है। उसके बाद है कि पंडित नेहरू का विचार था कि आज के युग की सार्वजनिक क्षेत्र, पंडित नेहरू ने भी सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर ध्यान दिया। इंदिरा गांधी ने भी वही कहा कि हम ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, हम आधारभूत कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहते हैं, हम हमारे व्यापारिक अतिरेक को बढ़ाना चाहते हैं। तो ये इन सभी के लिए हमें पब्लिक सेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। 1977 में फिर एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी, 80 में फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी, तो उन सभी में सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को एक्सेप्ट किया गया। तो कुल मिलाकर के जितनी भी योजनाएं देश में बनी, औद्योगिक योजनाएं जितनी भी सरकारें आई, सब ने पब्लिक सेक्टर की इम्पोर्टेंस को एक्सेप्ट किया। देन फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज आधारभूत उद्योगों का विकास। की किसी भी देश में अगर हम आर्थिक विकास करना चाहते हैं तो बेसिक इंडस्ट्री का होना उस कंट्री में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अब बेसिक इंडस्ट्री कैसी होती है कि लोहा, इस्पात, सीमेंट, तेल शोधन, इंजीनियरिंग, भारी यातायात के सामान, ये सब बेसिक इंडस्ट्री में आते हैं। और इन इंडस्ट्री के बिहाफ पर ही किसी कंट्री का फ्यूचर डिपेंड होता है, किसी कंट्री का विकास, जो भावी विकास है वो इन पर निर्भर होता है। लेकिन ये उद्योग निजी क्षेत्र में स्थापित नहीं किए जा सकते, क्योंकि इनमें इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो इनमें इन्वेस्ट करनी पड़ती है। और दूसरा, इनको सेटअप करने में बहुत एक लॉन्ग पीरियड लग जाता है। इनको स्थापित करने के बाद इनमें उत्पादन चालू होने में भी बहुत समय या देरी से लगती है। तो निजी उद्योगपति अपना इतना ज़्यादा पैसा इतने लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर करके फिर प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगी, तब जाके वो प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, तो वो उसमें इतना इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो बेसिक इंडस्ट्री के सेटअप में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता है, जबकि बेसिक इंडस्ट्री ही कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत पावरफुल रोल प्ले करते हैं, बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं। तो ऐसे उद्योगों की स्थापना जब सार्वजनिक क्षेत्र में की जाएगी तभी देश का विकास होगा। और ऐसी बेसिक इंडस्ट्री में हाई फाई टेक्निक की भी रिक्वायरमेंट होती है, रिस्क भी बहुत ज़्यादा होती है। तो पब्लिक सेक्टर ना तो अपडेट टेक्निक को यूज़ कर पाएगा प्राइवेट सेक्टर, और ना ही उनमें रिस्क बियरिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती है। तो इन सब रीजन से अगर हम कंट्री में आधारभूत उद्योगों का स्थापना करना चाहते हैं तो देश में सार्वजनिक उद्योगों का होना बहुत अनिवार्य है।
उसके बाद है सैनिक सुरक्षा व सरकारी उद्योग। डिफेंस जो है वो सबसे पावरफुल और सबसे स्ट्रॉन्ग है। आप सुरक्षित रहेंगे, हमारी बाउंड्री सेफ रहेगी, वो नेबरिंग कंट्रीज हम पर अटैक नहीं करेगी, इनसाइड द कंट्री पीसफुल एरिया होगा। तो इन सब के लिए ज़रूरी है कि सुरक्षा संबंधी वस्तुओं का भी निर्माण देश में हो। अब वस्तुओं का निर्माण जो है उनमें भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, और ऐसे उद्योगों का संचालन लाभ की भावना से नहीं किया जाता, इनमें प्रॉफिट अर्निंग होती नहीं है, इनमें ओनली इन्वेस्टमेंट होता है जो पब्लिक की सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से इस प्रकार के उद्योग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, और उनमें सीक्रेसी भी बहुत ज़्यादा रखी जाती है, गोपनीयता होती है, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसकी कैपेसिटी क्या है, मतलब रियल में हम ये किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर निजी क्षेत्र हुआ तो वो अपना गुणगान करेगा, बखान करेगा, और कहीं ना कहीं मीडिया में और पब्लिक में वो बात आ जाएगी कि हमारे पास डिफेंस का ये मटेरियल है जो हमारी कंट्री के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में हुई हो इंडस्ट्री तो सारी की सारी बातें गोपनीय होती है, कब कहाँ क्या हो जाता है किसी को पता नहीं चलता। जब बहुत ज़्यादा बड़ा धमाका एक साथ होता है तो पता चलता है अच्छा इंडिया के पास ये भी है। तो निजी उद्यम जो है वो लाभ की भावना से प्रेरित होते हैं, वो गोपनीयता को भंग कर सकते हैं। अतः ऐसे ऐसे उद्योगों को निजी क्षेत्र पर संचालित करना देश की सुरक्षा पर एक प्रश्न चिन्ह लगा लेता है। अतः सरकार भी नहीं चाहती है, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि डिफेंस मटेरियल प्राइवेट सेक्टर के थ्रू प्रोड्यूस की जाए, तो सरकार स्वयं ही ऐसे उद्योगों को लगाती है। उसके बाद है विपुल पूंजी वाले उद्योग। अब इन इंडस्ट्री में कैपिटल की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा होती है, अनेक ऐसे उद्योग होते हैं जिनके लिए बहुत अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, कैपिटल बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और ऐसे उद्योगों की स्थापना देश के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। निजी क्षेत्र में ऐसे उद्योगों की रुचि नहीं रहती, प्राइवेट सेक्टर ऐसी इंडस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं लेता जहाँ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता हो, अरबों रुपए जहाँ इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं वहाँ प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्ट नहीं लेता है। जैसे लोहा इस्पात, भारी वायुयान, जलयान, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि ऐसी इंडस्ट्री है, उनमें इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। तो इन उद्योगों की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में ही की जाती है, क्योंकि सरकार के पास इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुद्रा होती है, उसके पास नहीं। उसके बाद है विदेशी सहायता प्राप्ति। अब कुछ समाजवादी देश और देश विकासशील देशों को तब तक सहायता, आर्थिक व तकनीकी सहायता देने को तैयार नहीं होते हैं जब तक कि सहायता प्राप्त उद्योग सरकारी स्वामित्व में स्थापित नहीं किया जाए। डेवलपिंग कंट्री का ये नेचर होता है, डेवलप्ड कंट्री का नेचर होता है कि वो डेवलपिंग कंट्री में किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को तब जा कर के अच्छा लोन, अच्छी फाइनेंस फैसिलिटी देती है अगर वो इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर की है। अगर वही इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर की होती है तो उनके द्वारा दी जाने वाली फाइनेंस फैसिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे ऐसे देशों में पूंजी और तकनीकी सहायता प्राप्त करना चाहते हैं अगर ये देश, तो इनको लिए ज़रूरी है कि उद्योग धंधे सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किए जाए, क्योंकि जिस देश को पूंजी और तकनीकी ज्ञान के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, तो वहाँ जब तक ऐसी इंडस्ट्री सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित नहीं की जाएगी तब तक विदेशी पूंजी प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी, क्योंकि सरकार की साख होती है, गारंटी होती है। निजी क्षेत्र की कोई क्रेडिट नहीं होती है, कोई गुडविल नहीं होती है, इसलिए प्राइवेट वहाँ की गवर्नमेंट या सरकारें ऐसे उद्योग धंधों में पैसा नहीं लगाती हैं। उसके बाद है तकनीकी विकास, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना से तकनीकी विकास को प्रोत्साहन मिलता है। अगर पब्लिक सेक्टर में कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होती है तो वो अपडेट टेक्निक को प्रयोग करती है, तो टेक्निकल नॉलेज का अपग्रेडेशंस होता है, एक्सपांशंस होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नई नई तकनीक विकसित करने का प्रयास करते हैं, वो हमेशा न्यू न्यू टेक्निक्स जो है उसको डेवलप्ड करते रहते हैं। सार्वजनिक उपक्रमों में अनुसंधान कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, और पब्लिक सेक्टर की जो इंडस्ट्री, ऐसा कहा जाता है, रियलिटी है या नहीं वो नहीं मालूम, बट आपको कहा जा रहा है तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि ऐसा होता है, अनुसंधान कार्यों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। निजी उपक्रम अपनी यथास्थिति को बनाए रखते हैं। प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो किसी स्टाइल का प्रोडक्ट में ज़्यादा चेंज नहीं करता है, कुछ इतना इनोवेटिव आइडियाज़ काम नहीं करता है, कुछ इतनी ज़्यादा रिसर्च या शोध कार्यों को भी इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वो शोध पर नहीं करता है। इसके बजाय तो क्या होता है कि वो अपना प्रॉफिट अर्निंग पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ज़्यादा रिसर्च पर एक्सपेंडिचर करने से प्राइवेट सेक्टर के अपने प्रॉफिट कम हो जाते हैं। लेकिन भावी विकास के दृष्टिकोण से शोध और अनुसंधान आवश्यक है, जो केवल मात्र सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा ही किए जाते हैं। उसके बाद है आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण पर रोक।
कि अगर हम चाहते हैं कि आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण रुके, निजी क्षेत्र आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण को बढ़ावा देते हैं। अगर कोई इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर में स्टेब्लिश होती है तो वहाँ इकोनॉमिक पावर और इकोनॉमिक कंसंट्रेशन हाई हो जाती है और कुछ ही हाथों में केंद्रित हो जाती है। इससे देश में असमानता बढ़ती है, शोषण को जन्म मिलता है, एकाधिकारी प्रवृत्तियां जो है वो भी विकसित होती है और मनमाने मूल्य वसूल किए जाते हैं और कभी कभी तो ब्लैक मार्केटिंग की वजह से कृत्रिम अभाव भी पैदा कर दिया जाता है। और जनता को अब ये इतनी सारी बुराइयां हैं प्राइवेट सेक्टर में कि आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण हो गया, असमानता हो गई, एकाधिकारी प्रवृत्ति हो गई, तो जनता को उपयोग के लिए वस्तुएं सही और उचित मूल्य पर दिलाने के लिए, आर्थिक विषमता को कम करने के लिए इनका केंद्रीकरण रोकना आवश्यक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति तभी संभव है जब सरकार इनका संचालन जनहित में करे, गवर्नमेंट के थ्रू इंडस्ट्री को स्टार्ट की जाए। उसके बाद है जन उपयोगी सेवाओं के लिए आवश्यक कि कुछ ऐसी है जो पब्लिक वेलफेयर की के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे विद्युत उत्पादन है, वितरण है, परिवहन है, संचार है। ये सारी इंडस्ट्री पब्लिक के वेलफेयर के लिए जो है वो इस्टेब्लिश की जाती है। तो इन उद्योगों की स्थापना जनता को सस्ती वस्तुएं सेवाएं प्रदान करने के लिए की जाती है कि जनता को मिनिमम रेट पर ये सर्विसेज मिल सके। अतः ये लाभ प्राप्ति की भावना के लिए संचालित नहीं की जाती है। अतः इन उद्योगों का संचालन लोक उपक्रमों को जनहित की भावना से करना चाहिए। उसके बाद आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए कि अगर कोई कंट्री चाह रही है कि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हाई हो, तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कंट्री की तभी हाई हो सकती है जबकि मैक्सिमम इंडस्ट्री का सेटअप पब्लिक सेक्टर में किया जाए, क्योंकि वो तभी उनका जो प्रॉफिट है, अर्निंग कैपेसिटी, वो वापस गवर्नमेंट के यूज़ में आएगी। उसके बाद है जन उपयोगी सेवाओं के लिए कि ऐसे उद्योगों के अंतर्गत हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है गवर्नमेंट को, विद्युत उत्पादन, परिवहन, वितरण, संचार आदि, और सस्ती सेवाएं उन पर सरकार को देनी चाहती है। तो इन उद्योगों को हम जो है वो निजी क्षेत्र के लिए नहीं छोड़ सके, ये पॉइंट्स आ चुका था। उसके बाद आर्थिक विकास की दर को तेज करने के लिए कि अगर सरकार चाहती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हाई हो तो उसको तीव्र करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करना आवश्यक है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र जो होता है वो नियोजित और तीव्र तरीके से विकास के लिए, हम नियोजित निजी क्षेत्र पर इसके भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। और यदि विकास निजी क्षेत्र के भरोसे छोड़ दिया जाए तो बहुत अधिक समय लग जाएगा और जब तक हम दूसरे देशों की तुलना में बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो होता है वो देश के लिए काम करता है जबकि प्राइवेट सेक्टर सब सेल्फ अपने लिए काम करता है, तो कंट्री और ज़्यादा बैकवर्ड हो जाएगी। इसलिए अगर आर्थिक विकास को गति प्रदान करनी है तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का देश में बहुत अधिक मात्रा में होना आवश्यक है। उसके बाद सामाजिक कल्याण के लिए, सोशल वेलफेयर को इंक्रीज करने के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तभी प्रोवाइड हो सकती है देश में प्रॉपर, जब मैक्सिमम इंडस्ट्री का सेटअप जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो। इन उपक्रमों में निजी उपक्रमों की तरह शोषण नहीं किया जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर जो होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर की तरह इतना ज़्यादा एक्सप्लोटेशन नहीं करते हैं, प्रॉपर काम का प्रॉपर पे भी किया जाता है और काम के अनुसार अधिक वेतन, उत्तम कार्यदशाएं, चिकित्सा सुविधाएं और अनेक प्रकार की सुविधाएं जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड की जाती है, जो प्राइवेट सेक्टर ऑलमोस्ट कहीं भी हो नहीं देता है। और इन लोगों को सामाजिक व आर्थिक विकास किया जाता है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा मेंटेन हो जाता है। आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देखिए और एक बेचारे प्राइवेट एम्प्लॉय को देखिए, दोनों के लिविंग स्टैंडर्ड में रात दिन का अंतर होता है, तो ये पब्लिक इंडस्ट्री का एक बेनिफिट ही है। तो सार्वजनिक उपक्रम एक आदर्श नियोक्ता हो सकते हैं, सारी बेटर फैसिलिटी वो अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद नियोजन की सफलता के लिए कि देश में अनेकों प्रकार की बहुत सी प्लानिंग टाइम टू टाइम बनती है। इकोनॉमिक प्लानिंग, हमारे जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं ये, तो प्लानिंग के माध्यम से हम देश का आर्थिक विकास करना चाहते हैं। तो किसी भी देश का आर्थिक विकास तभी संभव है जब हम उस देश के प्राकृतिक, मानवीय और वित्तीय संसाधनों का नियोजित तरीके से पूर्ण विदोहन करेंगे। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, एनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन कंट्री, तो उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, तभी कंट्री का जो है वो डेवलपमेंट हो पाएगा, या प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। अब निजी उपक्रम तो उन्हीं उद्योगों की स्थापना करेंगे जिनमें उनको लाभ होगा। हाँ, किंतु एक ही प्रकार के उद्योग की स्थापना से देश का विकास संभव नहीं है। अब प्राइवेट सेक्टर केवल वही इंडस्ट्री सेटअप करेगा जहाँ उसकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी स्ट्रांग होती हो। अब अगर सेम टाइप की इंडस्ट्री का कंटिन्यूस कंट्री में अगर हम सेटअप करते गए तो आप सोचिए क्या होगा, एक ही प्रकार का उद्योग देश में स्थापित होता जाएगा और एक ही प्रकार की इंडस्ट्री से डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। अतः लोक
उद्योगों से ये अपेक्षा की जाती है कि वह सभी उद्योगों को संतुलित व नियोजित तरीके से विकास करें। अब अगर पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री होती है तो वो प्रॉपर मैनर में काम कर करके और एक बैलेंसिंग ग्रोथ करती है और प्लानिंग का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करती है। उसके बाद है नीतियों के सफल संचालन के लिए कि जितनी भी पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाती है कंट्री में, तो उन पॉलिसी की सक्सेस तभी डिपेंड करती है जब वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू ऑपरेट की जाती हो। यदि आर्थिक विकास के संचालन के लिए सरकार द्वारा बार बार हस्तक्षेप किया जाता है तो उपक्रमों के संचालन के कार्यान्वयन में बाधा उपस्थित होती है। अगर सरकार के लिए संचालन में सरकार बार बार इंटरफेयर करेगी तो फिर क्या है, प्रॉब्लम हो जाएगी। अतः अपनी नीतियाँ अगर गवर्नमेंट अपनी नीतियों के अनुसार क्रियान्वित करे तो सरकार अधिक से अधिक क्रियाओं का संचालित कर लेते हैं। जैसे पॉलिसी गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट ने बनाई, गवर्नमेंट की इंडस्ट्री पे अप्लाई करनी है तो वो पॉलिसी इजी वे में ऑपरेट हो जाती है क्योंकि वो गवर्नमेंट के थ्रू बनाई गई है और गवर्नमेंट इंडस्ट्री के लिए गई है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो लोक उपक्रमों द्वारा प्राप्त लाभ राष्ट्र के आर्थिक विकास में पुनर्नियोजित कर दिए जाते हैं। जो भी पब्लिक इंडस्ट्री का जो भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट अर्न करती है, तो वो प्रॉफिट वापस उसी कंट्री में या उसी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए वापस री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तकनीकी आधार को सुदृढ़ कर लिया जाता है, टेक्नोलॉजिकल कुछ अपडेट किया जाता है। श्रमिकों से प्रबंध में हिस्सा दिलाने की मांग की जाती है कि लेबर की पार्टनरशिप हो जाती है मैनेजमेंट में, कि लेबर भी पार्टिसिपेट करता है। मूल्यों में स्थिरीकरण की नीति को, प्राइस में स्टेबिलिटी लाई जाती है। तो इन सभी पॉलिसीज़ पर गवर्नमेंट बहुत अच्छे से ध्यान देती है। तो सार्वजनिक उद्योगों में लाभ के स्थान पर सेवा, प्रॉफिट अर्निंग उनका मेन टारगेट होता ही नहीं है। वेलफेयर करना, बेटर सर्विसेज देना, वो उनका मेन टारगेट होता है। और एक्सप्लोटेशन के स्थान पर वो सोशल जस्टिस को देती है। वहाँ एक्सप्लोटेशन नहीं होता, वहाँ जस्टिफिकेशन होता है, आपको सामाजिक न्याय मिलता है, जो आप डिज़र्व करते हो एटलीस्ट आपको वही मिलता है। तो सार्वजनिक नीतियों का क्रियान्वयन पब्लिक सेक्टर के द्वारा ही संभव होता है, गवर्नमेंट जितनी भी पॉलिसीज़ बनाती है। उसके बाद है अर्थव्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण। अगर हम चाहते हैं कि पूरी इकोनॉमिक पर एक बेटर वे में इफ़ेक्टिव कंट्रोल हो, तो वो इफ़ेक्टिव कंट्रोल तभी हो पाएगा जब मैक्सिमम इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर में रनिंग की जाएगी। तो सार्वजनिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था को वांछित दिशा की ओर ले जाते हैं। जितनी भी पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री है या पब्लिक सेक्टर खुद है, तो वो, अब यहाँ इंडस्ट्री का कोई मतलब नहीं है, पब्लिक सेक्टर से हमारा तात्पर्य है कि वो देश को एक अच्छी डायरेक्शन में ले जाता है, एक राइट वे में ले जाता है। यद्यपि सरकार राजकोषीय नीतियाँ, मौद्रिक नीतियाँ, लाइसेंसिंग नीतियाँ आदि की वैधानिक व्यवस्थाओं के द्वारा आर्थिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है, बहुत सारी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करती है गवर्नमेंट, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, लाइसेंसिंग पॉलिसी और डिफरेंट टाइप्स के एक्ट और लीगल प्रोविजंस, और उनके द्वारा फिर पब्लिक सेक्टर को कंट्रोल करने का काम किया जाता है। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंट्री में रनिंग होती है, सक्सेसफुली ऑपरेट होती है, उनको भी कंट्रोल किया जाता है, किंतु ये नियंत्रण लोक क्षेत्र के बिना प्रभावी नहीं हो सकता। अब आप कंट्रोल करना चाह रहे हो हर किसी भी सेक्टर पे, तो जब तक पब्लिक इंडस्ट्री नहीं है तब तक ये कंट्रोल पॉसिबल नहीं है। उसके बाद है निजी क्षेत्र की अकुशल या बीमार इकाइयों का संचालन। तो जितनी भी लोक उपक्रम द्वारा ऐसी इकाइयों पर भी नियंत्रण स्थापित किया जाता है जो लंबे समय से कार्य करने में सक्षम है तथा तकनीकी व आर्थिक दृष्टि से निर्बल है। ऐसी इंडस्ट्री जो काम तो कर सकती है बट उसकी टेक्निक अपडेट नहीं है और इकोनॉमिक कंडीशन भी उसकी बेटर नहीं है, तो ऐसा करने से उसमें कार्यरत कर्मचारी बेरोजगार होने से बच जाते हैं। तो गवर्नमेंट उस इंडस्ट्री को सक्सेसफुली रनिंग कर सकती है, उसको टेक कवर कर सकती है। ऐसा करने से अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि वहाँ जो कर्मचारी और जो भी काम कर रहे थे वो बेरोजगार होने से बच जाते हैं तथा समाज में अकुशल उत्पादन से भी बढ़ जाता है कि इनइफेक्टिव प्रोडक्शन जो है वो कंट्री में नहीं होता। तो ये लोक उपक्रम द्वारा ऐसी इंडस्ट्री को अपने हाथ में लेकर के फिर स्वयं संचालित करती है, तभी ये पॉसिबल हो पाता है। उसके बाद है संतुलित औद्योगिक विकास की। अगर कंट्री में बैलेंसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं, हम बैलेंसिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहते हैं, तो संतुलित औद्योगिक विकास के लिए भी सार्वजनिक क्षेत्र की इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट जो ऑनर होता है, जो निजी क्षेत्र को स्थापित करने वाले उद्यमी होते हैं, वो उद्योगों को एटलीस्ट वहीं स्थापित करेंगे जिनमें कम से कम पूंजी लगाकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। इन्वेस्टमेंट जहाँ मिनिमम हो लेकिन प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी जहाँ
बहुत ज़्यादा हो और बहुत कम टाइम पीरियड में ही जहाँ उनको प्रॉफिट मिल जाए, एटलीस्ट इंडस्ट्री का सेटअप वहीं होगा। सामान्य रूप से ऐसी स्थिति उपभोक्ता उद्योगों में पाई जाती है और ऑलमोस्ट ये कंडीशन कंज्यूमर इंडस्ट्री में होती है कि कंज्यूमर इंडस्ट्री को प्राइवेट सेक्टर इसलिए इस्टेब्लिश करते हैं कि वहाँ प्रोडक्टिविटी बिल्कुल फास्ट हो जाती है और प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो उत्पादन उद्योगों में एक तो अधिक पूंजी होती है, कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करने में कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बड़ी अमाउंट का जो है वहाँ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। फिर उनकी वर्किंग प्रोसेस भी बहुत लंबी होती है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने में भी बहुत लंबा टाइम पीरियड लगता है और फिर लाभार्जन भी बहुत देरी से होता है। तो निजी क्षेत्र ऐसे उद्योगों को इस्टेब्लिश ही नहीं करता, कैपिटल गुड्स को वो ओनली कंज्यूमरेबल गुड्स को प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री का सेटअप करता है। लेकिन इफ़ वी वांट बैलेंसिंग डेवलपमेंट, अब हम चाहते हैं कि संतुलित औद्योगिक विकास हो, तो संतुलित औद्योगिक विकास की स्थापना के लिए ज़रूरी है कि सार्वजनिक क्षेत्र ऐसे उद्योगों को स्थापित करे जो बहुत बेसिक हैं, जिनमें बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट जो है लग रहा है, जैसे सीमेंट है, यातायात के साधन, दवाइयाँ, कागज उद्योग। अब ये प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं, इनमें प्रोसेस बहुत लंबी होती है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो निजी क्षेत्र इन इंडस्ट्री का सेटअप नहीं कर सकता है, तो वहाँ भी हमें फिर पब्लिक सेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है और इन उद्योगों की स्थापना से देश में सभी प्रकार के उद्योग विकसित होने लगते हैं जब हम ऐसी इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं और संतुलित औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। उसके बाद है संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए। अब हम रीजनल ग्रोथ को देखें कि इनसाइड द कंट्री देखने को मिलता है, एक स्टेट फास्ट फॉरवर्ड है, दूसरा बिल्कुल बैकवर्ड है, कहीं इंडस्ट्री ज़्यादा है, कहीं इंडस्ट्री कम है। तो निजी उद्योगपति तो उन्हीं उद्योगों में और उन्हीं क्षेत्रों में पैसा लगाएंगे जहां उनको समस्त औद्योगिक सुविधाएं, बहुत सस्ती भूमि, सस्ता श्रम, कच्चा माल, बाजार सब आसानी से उपलब्ध हो जाए। प्राइवेट सेक्टर वहीं इंडस्ट्री का सेटअप करता है, उसी स्टेट में इंडस्ट्री का सेटअप करता है जहां उसको ये सारी रिक्वायरमेंट, किसी इंडस्ट्री के सेटअप की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है बहुत लोअर रेट पर अवेलेबल हो जाती है। तो पिछड़े हुए तो जिन्हें कम पूंजी लगाकर अधिक लाभ किया जाता है, संतो अल्प अवधि में ही लाभ मिलने लगते हैं। तो देखने में आए कि निजी क्षेत्र वहीं स्थापित करेंगे जहां उन्हें कम से कम पूंजी लगा करके उनको अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति हो जाती है। तो मैं आपको बता रही थी संतुलित क्षेत्रीय विकास। तो अब ये देख लिया आपने कि निजी क्षेत्र कहाँ इंडस्ट्री का सेटअप करेगा, जहाँ उनको सारी सुविधाएं आसानी से मिल जाती है और पिछड़े क्षेत्रों में फिर निजी क्षेत्र द्वारा किसी भी प्रकार का उद्योग स्थापित नहीं किया जाएगा। तो जो सेक्टर ऑलरेडी फास्ट फॉरवर्ड है वो और ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और जो बैकवर्ड है वो और ज़्यादा बैकवर्ड हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि हमें अगर संतुलित विकास करना है क्षेत्रीय, तो उसके लिए हमें इंडस्ट्री का सेटअप पब्लिक सेक्टर में ही